चलिए, तो क्या हो गया? अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? सिख गुरुओं के बारे में। बात आप लोगों ने कुछ पूछे, बताएंगे? चलिए बताइए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? सिखों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ का आविष्कार किसने किया? आदि ग्रंथ की लिपिबद्धता किसने की थी? अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह। हाँ। 5 का प्रारंभ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। अल्पवयस्क गुरु कौन थे? 10 गुरुओं में से अल्पवयस्क गुरु कौन थे? कौन कौन हो सकते हैं? हर गोविंद, हर राय और हर किशन, तीनों में से कोई हो सकता है। कौन थे? हर किशन। ठीक है। अर्जुन देव का शासनकाल कितना था? कौन सा? 81। 1581 से 1676। ठीक है, क्लियर है ना? आइए, आज हम लोग को क्या देखना है? तो अब हम लोग को देखना है सिखों का उदय। सिखों का उदय क्या मतलब? जैसे जो सिख राज्य था, ठीक है, सिख के राज्य का उदय। देखिए, कल जो आप लोगों ने बात की थी वो तो सारी धार्मिक पृष्ठभूमि बात की थी ना। अब आज हम लोग किस पे बात करने चल रहे हैं? आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पहले सिखों द्वारा जो है वो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य का एकीकरण किया जा रहा है, और उसके पश्चात अंग्रेजों से उनके युद्ध हो रहे हैं। 2 युद्ध होंगे और अंततः अंग्रेज जो है वो सिख साम्राज्य को भी अपने में मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सिख राज्य का उदय। देखिए, सिखों के उदय के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति बनी थी वो थी आदर्श पृष्ठभूमि। आदर्श पृष्ठभूमि। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक समय पर इनके पास चुनौतियां बड़ी सीमित थी। हुआ क्या? 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है और मराठा साम्राज्य ध्वस्त हो जा रहा है, यानी मराठा साम्राज्य का पतन। इससे पहले मराठाओं का जो आप देख रहे थे जो विस्तार हुआ था वो सिख और अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक हो गया था। ठीक है, तो ये यहां से समाप्त हो जाते हैं। उसके आप देखेंगे इस समय जो था, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक क्या थे? लगातार अपने पतन की तरफ थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज, तो ये अंग्रेजों की अभी फिलहाल जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं दृष्टि लगी थी, वो कहां पर थी? तटीय प्रांतों पर। तटीय प्रांतों पर, क्योंकि इन्हें व्यापार को बढ़ावा देना था। ठीक है, और इस पृष्ठभूमि में आप देख रहे हैं तो कहीं से कोई बहुत बड़ा उत्तर पश्चिम की सीमा से बाह्य आक्रमणकारी भी नहीं है, बाह्य आक्रमणकारी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां पर अफगानिस्तान के क्षेत्रों से हम लोग जमन शाह और शाह शुजा, 2 का राजा रणजीत सिंह के साथ युद्ध की स्थिति जरूर देखेंगे। इसमें शाह शुजा की युद्ध नहीं होती, बल्कि वो तो इनकी मदद मांगता है, तो अफगानों के साथ संबंध में तो जमन शाह के साथ युद्ध जरूर देते हैं, लेकिन ये इतने शक्तिशाली और ना तो साम्राज्य इनका था और ना ही इतने शक्तिशाली आक्रमणकारी थे कि ये फिर सिख प्रांत को परेशान कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सिखों के उदय के पीछे एक बड़ा कारण जो था वो ये पृष्ठभूमि भी थी कि उस समय पूरे उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ अगर आप देखें तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, और जब कभी भी कहीं पर राजनीतिक शून्य स्थिति बनती है तो ऐसे में किसी के लिए भी अपने आप को एकीकृत करके आगे बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, यही स्थिति यहां पर थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहां पर
जो सिख क्षेत्र थे ये छोटे छोटे शक्तियों के रूप में उभर रहे थे, और ये जो छोटी छोटी शक्तियां थी उन्हें क्या कहते थे? उन्हें मिसल कहते थे। क्या कहते थे? मिसल। और इन क्षेत्रों में 12 मिसल का जिक्र मिलता है। इस 12 मिसल में जो सबसे शक्तिशाली मिसल था वो था भंगी मिसल। भंगी मिसल। और ये जो पूरा क्षेत्र था, अभी आप देखेंगे यहां पर एक राजा का जिक्र होगा, राजा रणजीत सिंह, जिनके नेतृत्व में पूरे जो छोटे छोटे बिखरी हुई शक्तियां हैं उनका क्या होगा? एकीकरण होगा और एक एकाकी साम्राज्य स्थापित होगा। तो ये जो राजा रणजीत सिंह थे ये किस मिसल से थे? ये थे सुकेर चकिया मिसल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिक्कों के क्षेत्र में सबसे पहले छोटी छोटी शक्तियां उभर रही थी और उन्हें मिसल कहा गया था। इन मिसलों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इसमें जो सबसे शक्तिशाली मिसल था वो कौन था? वो भंगी मिसल था। और यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली राजा उभर करके आता है वो कौन है? राजा रणजीत सिंह है। और वो किस मिसल से थे? तो वो थे सुकेर चकिया मिसल से। ठीक है, हम लोग को मूलतः यहाँ पर पढ़ना है राजा रणजीत सिंह के बारे में। तो देखिए, जो सुकेर चकिया मिसल था, इस सुकेर चकिया मिसल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक महासिंह राजा थे, महासिंह राजा। ठीक है, इन्हीं के घर में जो है रणजीत सिंह का जन्म होता है। कब हो रहा है? इनका होगा 1780 में। ठीक है, 1780 में इनका जन्म हो रहा है। और जब ये मतलब अल्पकाल में ही क्या होते हैं, कम उम्र में ही जो है ये शासक बन जाते हैं उस क्षेत्र के। तो इनके सामने 2 चुनौतियां थी। एक कौन सी चुनौती थी? तो एक थे मिसलों की चुनौतियां, क्योंकि अभी आपने देखा क्या था, 12 मिसल यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और दूसरा क्या था? तो उत्तर पश्चिम सीमा से अफगानिस्तान की चुनौती थी, अफगानिस्तान के शासकों की चुनौती थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले तो ये क्या किए, ये जो 12 मिसल थे इन सभी को जीत कर सब पर क्या किया? अपना अधिकार किया और एक बृहद साम्राज्य बनाया, बृहद साम्राज्य। तो जो 12 मिसल थे वो तो अब क्या हो गए? वो पूरे राजा रणजीत सिंह के अधीन हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं राजा रणजीत सिंह और अफगान के साथ संबंध। तो रणजीत सिंह व अफगानों के संबंध। देखिए, अगर हम लोग रणजीत सिंह की बात करें तो 1798-99 में इनका जो है वो जमन शाह के साथ युद्ध होता है। जमन शाह कौन था? अफगानी शासक था। ठीक है, और जब इसके साथ युद्ध होता है तो इन्होंने क्या किया? इसको युद्ध में पराजित करके भारत के क्षेत्रों से, भारत से बाहर खदेड़ दिया, भारत से बाहर कर दिया। अब इसके पश्चात क्या हुआ? जब जमन शाह जा रहा था तो इसके कुछ तोप थे, ठीक, लगभग 12 तोप थे, जो कहाँ गिर गए थे? चिनाब नदी में गिर गए थे, चिनाब नदी में। मतलब भागा तो ऐसा भागा कि बोरिया बिस्तर इसका रास्ते में गिरता ही जा रहा था ना। तो ये जो राजा थे रणजीत सिंह, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नैतिकता का परिचय देते हुए कहा कि तुम तो भाग रहे हो, अपनी गंदगी भी तो लेते हुए जाओ यहाँ से। और चिनाब नदी से क्या किया था? इन तोपों को निकलवाया और उसके बाद जो जमन शाह था उसको भिजवा दिया था। इससे जमन शाह जो है काफी प्रभावित हुआ था और उसने क्या किया? उसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि। तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दे रहा है? जमन शाह दे रहा है। और इसके अलावा लाहौर का क्षेत्र उसके नियंत्रण में था, तो लाहौर का क्षेत्र भी दे देता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि आप नैतिकतापूर्ण कार्य करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपको उसका लाभ ही मिलता है,
लेकिन तब जब उसके साथ नैतिकतापूर्ण कार्य करिए जिसको नैतिकता की कदर हो ना। अगर जिसको नैतिकता की कदर नहीं होगी उसके साथ आप नैतिकतापूर्ण कार्य करते ही चले जाएंगे और वो क्या होगा, आपका लाभ उठाता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वापस। तो देखिए यहाँ पर ये रहा राजा रणजीत सिंह और जमन शाह की कहानी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और है शाह शुजा। ये लोग चर्चा में क्यों हैं? चर्चा में इसलिए है कुछ विशेष कारणों से ना। तो अब जैसे हमने जमन शाह की बात की तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इतिहास तो उसमें पीछे देख नहीं रहे हैं। शाह शुजा क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये कोहिनूर हीरा देकर जाएंगे ना, तो कोहिनूर हीरा की वजह से ये चर्चा में आ जाते हैं। देखिए ये भी क्या थे, तो ये एक अफगानी शासक था, अफगानी शासक, और 1809 में होता क्या है, अफगान क्षेत्रों पर रूस व अमेरिका का दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये शाह शुजा जो है वो अपने क्षेत्रों को छोड़कर भाग जाता है और बाद में क्या करता है, अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए ये राजा रणजीत सिंह का सहयोग प्राप्त करता है और उसी से प्रभावित होकर के इसने फिर क्या किया था, कोहिनूर हीरा लिया था, कोहिनूर हीरा। ठीक है, और अब यही कोहिनूर हीरा क्या होगा, यही कोहिनूर हीरा का अपना इतिहास है ना, कैसे गोलकुंडा की खानों से निकला, खिलजी के पास पहुंचा, फिर भारत में आया और अंततः यहीं से क्या हो रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये अब जब अंग्रेज जीतेंगे तो अंग्रेजों के पास चला जाएगा और अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों के पास जाने के बाद अभी तक ये कहाँ पर है, अंग्रेजों के पास ही है। तो अंग्रेज का जो शाही परिवार होता है, जो राजा होते हैं, वो अपने मुकुट में वैश्विक प्रदर्शन करते हैं कि हम लोगों ने भारत का चुराया है ना। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना, नैतिकतापूर्ण व्यवहार भी उसके साथ करिए जो नैतिक हो। तो आप जानते हैं अंग्रेज तो कभी नैतिक रहे नहीं और अनैतिकता का आलम देखिए कि लगभग 100 साल अब इस प्रकार की राजनीति को पीछे छोड़े हो चुका है, जहां पर कोई औपनिवेशिक नीति चल रही हो, इसके बावजूद वो चुराई गई चीजों का वैश्विक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो शर्म करके उनको वापस कर देना चाहिए। हालांकि कुछ वर्षों में इस पर चर्चा चल रही है और ब्रिटेन की तरफ से भी इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि इसको वापस कर देंगे। लेकिन फिर से मैं वही कह रहा हूं, विश्वास तो उसकी बातों पे किया जाए ना जो विश्वास करने योग्य हो ना। और किसी चीज की जो छवि बनती है, किसी चीज की जो क्रेडिट बनती है, तो ध्यान रखिएगा क्रेडिट बिल्ड करने में लंबा समय लगता है। अंग्रेजों ने अपने 200 वर्षों के भारत के शासनकाल में जो चरित्र का प्रदर्शन किया है, उससे कम से कम 200 साल अभी उनको अपने चरित्र को भूलने में लगेगा ना। आइए तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, जो रणजीत सिंह हैं, रणजीत सिंह, ये इनका अंग्रेजों के साथ संबंध। तो रणजीत सिंह व अंग्रेजों का संबंध, देखिए राजा रणजीत सिंह का जो था वो अंग्रेजों के साथ संबंध ठीक था। और यहां पर क्या हो रहा है आप पाएंगे, राजा रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 में संधि की थी। किससे की थी? ब्रिटिश अधिकारी थे, कौन थे? चार्ल्स मेडकॉफ। इनके साथ जो संधि की थी, कौन सी संधि कहलाती है ये? कौन संधि है ये? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। ये जो अमृतसर की संधि थी, इसके तहत क्या था, सतलज नदी को क्या मान लिया गया था? बॉर्डर मान लिया गया था, सीमा मान लिया गया था। और माना गया कि ये जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र किसका है? ये सिख लोगों का है। और इसके पूर्व का जो क्षेत्र हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो एक संधि के तहत क्या था, जो सीमा का संघर्ष था उसको यहाँ पर विराम दिया गया था। ठीक है, और इसी बीच थोड़ा सा आप इनको और ध्यान रख लीजिए, तो जो राजा रणजीत सिंह थे, इनकी 2 राजधानी थी।
धार्मिक राजधानी इनकी क्या थी? धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर। भाई वहीं तो गोल्डन टेम्पल है, वहीं तो धर्म का गढ़ बना था, ठीक है। और जब हम इनकी राजनीतिक राजधानी की बात करते हैं या प्रशासनिक राजधानी, कौन था? लाहौर, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, राजा रणजीत सिंह के समय में जो सिख साम्राज्य था वो पंजाब पूरा का मतलब पूरा पाकिस्तान का पंजाब भी हो गया, ठीक है, और अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक था, ठीक है। समस्या राजा रणजीत सिंह के समय तक बिल्कुल नहीं थी। समस्या प्रारंभ कहां से होती है? राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद से, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रणजीत सिंह ये कब तक है? 1780 से लेकर के कहां तक है? 1839 तक, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, ये जो राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के पश्चात फिर आप देखेंगे 1843 से लेकर के 1848 के बीच में कौन आ जाता है? दलीप सिंह आ जाते हैं। और इस बीच में जो है वो 3 शासक आ रहे हैं। एक आएंगे नौनिहाल सिंह, दूसरे आ जाएंगे खड़क सिंह, और तीसरे आ जाएंगे शेर सिंह ना। इसीलिए कहा जाता है कि केवल नाम जो है वो बाहुबली रख लेने से कोई बाहुबली नहीं हो जाएगा। नाम यहाँ पर खड़क सिंह, शेर सिंह, और शासनकाल 6 महीना 1 साल का भी नहीं चल पा रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। देखिए क्या है, मात्र 4 वर्षों के अंदर अगर आप देखें 1839 और 43, 4 वर्षों के भीतर में अगर आप देखें तो ये 4 शासक आ गए। 4 शासक जो किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता का अपने आप में उद्घोषक है। ये स्वतः बता रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक स्थिति कितनी ही कमजोर है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो आप जानते हैं ये महत्वाकांक्षी थे, हमेशा क्या थे? मौका परस्त से लाभ उठाना जानते थे। और यहाँ पर भी क्या था, उनको तत्कालीन परिस्थितियों के साथ साथ दीर्घकालिक लाभ भी दिखाई दे रहा था। और इसी वजह से फिर क्या हो रहा है, 2 युद्ध हो जा रहे हैं, ठीक है। देखिए जहां पर युद्ध की बात करेंगे तो आंग्ल सिख युद्ध, कितने युद्ध हुए हैं? 2 युद्ध होंगे। पहला युद्ध जो है, प्रथम युद्ध कब है? 1845-46, ठीक है। और दूसरा युद्ध जो हो रहा है वो कब है? द्वितीय युद्ध, ये है 1848 से 49, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके युद्ध का घटनाक्रम और कारण। तो पहले बात करते हैं प्रथम युद्ध की। प्रथम युद्ध 1845-46। कारण, देखिए कारण 2 था। एक कारण क्या था, तो दीर्घकालिक कारण अगर आप देखेंगे तो जो पूरा सिख प्रांत था, सिख प्रांत, ये कैसा क्षेत्र था? ये मैदानी प्रदेश था। और प्लस यहाँ की जो भूमि थी वो कैसी थी? उर्वरता युक्त भूमि थी। इसका मतलब ये एक मैदानी और उपजाऊ प्रदेश था। कहीं पर भी जहां पर ये दोनों चीजों की संपन्नता होगी वहां आप देखेंगे क्या होगा? जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या था? जनसंख्या का भी केंद्र था। अब ब्रिटिशर्स को कैसे क्षेत्र चाहिए थे? ब्रिटिशर्स को एक ऐसा क्षेत्र चाह रहा था जहां पर, देखिए शुरू में तो वो पूरी तरह से तटीय क्षेत्रों पर अपना निगाह केंद्रित किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको ऐसे क्षेत्र चाह रहे थे जहां से क्या है, कच्चा माल प्राप्त कर सकें और अपने यहाँ के जो बने हुए उत्पाद हैं उसे ला करके बेच सकें।
इसका मतलब कच्चे माल को प्राप्त करने और बने उत्पाद को बेचने के लिए उनके लिए सिख प्रांत जो था वो एक आदर्श स्थिति में था। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, जनसंख्या का लाभ लेंगे अपने बने माल को बेचने के लिए और इस प्रदेश का लाभ लेंगे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक कारण था ही। इसके अलावा एक तत्कालिक कारण के रूप में क्या था, आंग्ल अफगान युद्ध भी बना था। देखिए, जो आंग्ल अफगान युद्ध था ये चला था 1839 से 42 तक। ठीक है, और इस बीच क्या है, आंग्ल अफगान युद्ध समझे, मतलब अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में क्या हुआ, जब ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना चाह रही थी तो उसे सिख प्रांत से ही होकर गुजरना पड़ा था। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो सिख शासक थे उन लोगों ने क्या किया, इनको अपना सेना, हथियार, अन्य जो रसद होते हैं उन सभी चीजों को अपने क्षेत्र से ले जाने के लिए रोक दिया है, मना कर दिया। और रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला अंग्रेजों की हार हो गई। ठीक है, और इस तरह से अंग्रेजों ने अब जो पूरा सिख प्रांत था उसका सीमांत महत्व समझ लिया था। सीमांत महत्व क्या होता है, किसी भी आपके साम्राज्य का जो सीमा का अंत होता है वो एक ऐसे वैज्ञानिक स्तर पर होना चाहिए जिससे आगे आपके क्षेत्र में कोई बाह्य आक्रमण न हो सके और आप अपनी क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। तो इतिहास में हमेशा किसी भी साम्राज्य को लेकर उसके सीमांत का जो है महत्व हमेशा बना रहा है। और भारत के क्षेत्र में आप जानते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि सारे आक्रमण वहीं से हो रहे हैं। तो यदि हम अपनी सीमांत जो मतलब आप कह सकते हैं सीमांत होता है उसको इतना दूर रखें कि यदि कोई बाह्य आक्रमण भी हो तो हमारे मुख्य प्रशासनिक इकाइयों या क्षेत्रों को प्रभावित न कर सके, ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो सीमांत महत्व होता है यहाँ पर। ठीक है, बस में अब इन्हीं पृष्ठभूमि में घटनाक्रम क्या चल रहा है, घटनाक्रम मेजर ब्रॉडफुट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक घोषणा कर दी। ये कौन थे, तो ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, और इन्होंने एक घोषणा कर दी। क्या घोषणा किया कि सतलज नदी के उस पार का क्षेत्र, अर्थात सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो राजा रणजीत सिंह के साथ संधि के तहत सिखों को दिया गया था, उस पर अब ब्रिटिशर्स नियंत्रण करेंगे। यानी ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। सिर्फ इतनी घोषणा ही नहीं की बल्कि मुंबई से सेना को सिख प्रांत की तरफ कूच करा दिया गया और पूरे जो सिख प्रांत थे उनकी घेराबंदी हो गई। इसके अलावा और क्या हुआ, इसके अलावा जो सतलज नदी थी, सतलज नदी, इस सतलज नदी पर क्या किया गया, अस्थायी पुल बना दिया गया। अस्थायी पुल। अब बताइए, जो पंजाब है वो परेशान होगा कि नहीं होगा, वहां के शासक परेशान होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि इन परिस्थितियों में क्या हो रहा था, इन परिस्थितियों में जो है अब इस बात का बिल्कुल आप कह सकते हैं स्पष्ट हो रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे अब उस क्षेत्र पर एक परिस्थितियां बना रहे थे जिसके तहत क्या हो, युद्ध हो सके। ठीक है, और इस बीच क्या होता है, फिर प्रथम जो आंग्ल और सिख युद्ध है उसका घटनाक्रम तैयार हो जाता है। ठीक, और कौन आता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ब्रिटिशर्स की तरफ से ह्यूगफ और पंजाब की तरफ से कौन आता है, लाल सिंह और तेजा सिंह। और यहां पर क्या होते हैं, 5 युद्ध होते हैं, 5 युद्ध। लेकिन इस 5 युद्ध में 5वां युद्ध जो था वो क्या था, निर्णायक था। ठीक है, तो 5 युद्ध कौन कौन सा था,
मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह, बधुआल और अलीवाल। ठीक है, ये 4 युद्ध जो थे वो पहले प्रारंभिक थे। ठीक है, और 5वां कौन सा था? साबराव का युद्ध था ना, 5वां युद्ध था साबराव का। ये निर्णायक युद्ध था। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, फिर एक संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? पहली संधि जो थी वो थी अमृतसर की संधि, और यहाँ पर दूसरी संधि कौन सी होती है? ये होती है लाहौर की संधि। ठीक, और लाहौर की संधि के तहत कुछ बिंदु होते हैं। तो 5 युद्ध कौन कौन सा है? मधुकी का युद्ध, फिरोज शाह युद्ध, बधुवाल और अलीवाल का युद्ध है, और फिर साबराव का युद्ध है। तो 5 अगर नहीं भी याद होता है तो कम से कम आप साबराव के युद्ध को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, जो देखिए कि जो प्रथम युद्ध हो रहा था, प्रथम युद्ध, इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे? ह्यूगफ थे, और सिखों की तरफ कौन थे? तो लाल सिंह थे और तेजा सिंह थे। ठीक है, और यहाँ पर 5 युद्ध हो रहा है, उसमें 5वां युद्ध जो है वो कौन सा है? निर्णायक युद्ध हो रहा है। कौन सा था? साबराव का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध के बाद जो संधि हो रही है वो कौन सी है? लाहौर की संधि। इतनी बात तो हम लोग अभी देखे ही थे ना। अब देखिए इस संधि के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर पॉइंट क्या निकल के आया कि जो सिख थे, अब यहाँ पे शासक कौन है? शासक दलीप सिंह है ना। तो उनके द्वारा मतलब ये 1.5 करोड़ रुपए जो है वो अंग्रेजों को देना तय किया गया। किस लिए? युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है वो 1.5 करोड़ रुपए देना तय किया गया। ठीक है, दूसरी चीज, सिखों की जो सेना थी, सेना, उसे क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। तीसरी चीज क्या था? अब सिख प्रांत से ब्रिटिश की सेना होकर गुजर सकती थी, क्योंकि देखिए कि आप किस तरह से जो आंग्ल और अफगान युद्ध हुआ था उसमें समस्या यही निकल करके आई थी कि ब्रिटिश सेना को जाने की इजाजत नहीं दिया जाता। तो ब्रिटिश सेना जो है यहाँ से अब होकर गुजर सकती थी। और क्या हुआ? जो राजा दलीप सिंह थे ये क्या थे? ये अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे। इसीलिए अब इनके लिए क्या किया गया? एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। और इस संरक्षण परिषद में कौन कौन था? तो संरक्षण परिषद में एक थी रानी जिद्दा थी और दूसरी लाल सिंह थे, लाल सिंह। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो लाहौर की संधि हुई है, इस लाहौर की संधि के पूरक संधि के रूप में तुरंत क्या होता है, कुछ समय में एक और संधि हो जाती है जिसे कहते हैं भैरोवाल की संधि। और ये जो भैरोवाल की संधि हुई थी, अब इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जो उनकी सेना को सीमित रखा गया था वो सेना पूरी तरह से हटा दिया गया और अंग्रेजी सेना टुकड़ी जो है वो सिखों के संरक्षण के लिए कार्य करने लगी। ठीक है, इसका मतलब अब क्या हुआ? अब अंग्रेज सेना की जो टुकड़ियां थी, अंग्रेज सेना की टुकड़ियां, ये क्या हुआ? ये ब्रिटिशर संरक्षण में कार्य करने लगी। इसके अलावा और क्या हुआ? तो जो रानी जिंदा थी, रानी जिंदा, इन्हें क्या किया गया? इन्हें पेंशन पर रख दिया गया, पेंशन पर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद जो है तो ये प्रथम संधि का निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? कि जो पूरी तरह से आप देख रहे हैं सिख क्षेत्र था उसमें अंग्रेजों की सेना प्रवेश कर गई है। इसका मतलब क्या करेगी? वो उनकी खुद की प्रशासनिक जो नीतियां उसमें हस्तक्षेप करेंगी
और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो दलीप सिंह थे, अब उनके संरक्षण में रानी जिद्दा थी, उनको पेंशनर कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, द्वितीय युद्ध हो रहा है। द्वितीय युद्ध कब हो रहा है, 1848 से 49। ठीक है, देखिए द्वितीय युद्ध का कारण क्या था। जो सरदार था, उस सरदार को ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या किया गया, कर बढ़ाने के लिए कहा गया, और कर बढ़ाने के साथ साथ उनको कुछ नजराना देने के लिए कहा गया। लेकिन उस सरदार ने क्या किया, ये देने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो उसके पश्चात क्या हो रहा है, एक तरह से विद्रोह हो गया। इसी को देखते देखते मुल्तान प्रांत से भी क्या किया गया, इस चीज का विद्रोह कर दिया गया। और अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इस विद्रोह को हटाने के लिए और प्लस जो सिख प्रांत था वहां पर अपना, आप कह सकते हैं जो प्रांतपति था, प्रांतपति काहन सिंह, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रांतपति के रूप में काहन सिंह को ब्रिटिशर्स द्वारा नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन इसको अधिकार दिलाने के लिए क्या होता है, ब्रिटिशर्स की तरफ से 2 अधिकारी भेजे जाते हैं, 2 अधिकारी भेजे जाते हैं। और जब ये अधिकारी जाते हैं तो इन अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता है, कुछ अनैतिक पूर्ण कार्य किया जाता है। वहां पर महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, प्लस जो राजनीतिक हस्तक्षेप था वो बढ़ चुका था। अब इसके विरोध में क्या हो रहा है, सिखों द्वारा विरोध किया जा रहा है, और इसी विरोध को जब यहां प्रदर्शित किया गया तो ये जो 2 अधिकारी पहुंचे थे, इन दोनों अधिकारियों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और इसी हत्या के तहत फिर इस समय जो है डलहौजी था, उसने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो युद्ध की जब घोषणा की है तो यहाँ पर 2 युद्ध हो रहा है। एक आप देखेंगे, एक होगा चिलियान का युद्ध, चिलियान का युद्ध। लेकिन जो चिलियान का युद्ध है ये अनिर्णायक रहा था, अनिर्णायक। यहां पर कौन था, तो ब्रिटिशर्स अधिकारी के रूप में यहां पर ह्यूगफ ही था, ह्यूगफ। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध। और मुख्य रूप से जो निर्णायक युद्ध रहा है वो कौन सा रहा है, गुजरात का युद्ध रहा है। यहां पर चार्ल्स नेपियर था, चार्ल्स नेपियर जो क्या कर रहा था, चार्ल्स नेपियर जो है ये विरोध कर, सॉरी, जो ब्रिटिशर सेना था उसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और इस युद्ध में इसे तोप का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हुआ था, इसलिए क्या कहा जाता है, तोपों का युद्ध कहा जाता है, तोपों का युद्ध। ठीक, और अंततः इस युद्ध में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको विजय प्राप्त होती है, और फिर संधि के तहत पुनः कुछ यहाँ पर कार्य करके पंजाब साम्राज्य था उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे संधि के तहत क्या क्या किया गया, तो पहली चीज जो राजा दलीप सिंह थे, ये क्या थे, अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे, तो इनको क्या किया गया, इनको पेंशनर बना दिया गया। और पेंशनर बनाने के बाद इन्हें लंदन भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। रानी जो जिद्दा थी वो भी पेंशनर बन गई, और जो पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत, उसे क्या किया गया, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 युद्धों के माध्यम से फिर जो सिखों का क्षेत्र था उसे भी ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया है। ठीक, कल अब हम लोग जो बात करेंगे उसमें क्या रहेगा हम लोग का, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने बंगाल जीत लिया है, मैसूर जीत लिया है, मराठाओं का क्षेत्र जीत लिया है, और पंजाब जीत लिया है। तो जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति होती है वो आपने पूरी तरह से पढ़ लिया है। कल अब हम लोग बात करेंगे 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में। मैंने कहा था ना फर्स्ट डे के लेक्चर में आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी का भारत जो है उसको जनरली पहले लेक्चर के रूप में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं ये चाहता था कि कम से कम आप 18वीं शताब्दी में राजनीतिक हस्तक्षेप और जो साम्राज्यवादी, मतलब आप कह सकते हैं प्रक्रियाएं चल रही थी, उसमें मुगल की भूमिका क्या थी, स्वतंत्र राज्य कैसे बन रहे थे, प्लस ब्रिटिशर्स किस तरह से क्षेत्रों को जीत रहे थे, जब आप सब पढ़े रहेंगे
तो चीजें आपको समझना आसान रहेगा, क्योंकि अब जब आप पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी का भारत, तो कोई भी नया शब्द, कोई भी क्षेत्र या शासक का नाम, कोई भी सन, उससे आप पहले से परिचित रहेंगे, इसलिए वो पूरा शताब्दी आपको समझना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार ये यहां पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे 18वीं शताब्दी का भारत। ओके, चलिए 5 मिनट में फिर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स वाला।